हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। मैं हूं नईम अहमद और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां हम करते हैं इतिहास की बातें और हम और आप मिलकर झांकते हैं इतिहास के झरोखे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडियन एयरफोर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आप लोगों के साथ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है, नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है प्लीज उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से या वीडियो को लाइक करने से आपकी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं होने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो बिना वक्त जाया किए सवार होते हैं हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर और शुरू करते हैं आज का सफर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली शहर की। जी हाँ, दिल्ली शहर जिसने कई जंगें देखी, युद्ध देखे, तबाहियाँ देखी, बर्बादियाँ देखी, हार भी देखी और जीत भी देखी, लेकिन आज भी दिल्ली पूरी दुनिया के सामने अपना सीना तानकर खड़ी हुई है। दिल्ली का अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है और इसे कई साम्राज्यों की राजधानी के रूप में भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कहा जा सकता है। हालांकि दिल्ली के प्राचीन इतिहास का कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली हमेशा से कई शक्तिशाली साम्राज्यों और शक्तिशाली राज्यों के उत्तराधिकार का केंद्र रही है। दिल्ली को दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक माना जाता है। कई बार इसको बर्बाद किया गया, कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन दिल्ली आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। अगर पौराणिक समय की बात की जाए तो दिल्ली पांडवों की राजधानी रह चुकी है, जिसे उस वक्त इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। ऐसा हिंदू लोक कथाओं में कहा गया है कि 3500 ईसा पूर्व एक महाभारत महाकाव्य की अगर हम बात करें तो उस समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, जो कि पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। एक और परंपरा है जो हालांकि जिसको इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, कि दिल्ली में एक ढिल्लो नाम के राजा थे जो शासन करते थे। इस परंपरा को फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने 16वीं शताब्दी में बल दिया कि ढिल्लू राजा के नाम पर इस शहर का नाम दिल्ली पड़ा, लेकिन उस चीज़ को इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं या फिर कह लीजिए अलग अलग कथाएं प्रचलित रही हैं। लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। उतना प्राचीन इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध नहीं रह पाया। दिल्ली में बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी आए जिन्होंने अपने हिसाब से दिल्ली पर राज किया, दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली को खुशहाल भी किया। दिल्ली पहले से ज़्यादा बेहतर रूप में लोगों के सामने आता गया, निखरता चला गया। पुरातात्विक साक्ष्य ये भी बताते हैं कि 786 ईस्वी में तोमर राजवंश के शासकों द्वारा स्थापित लाल कोट शहर दिल्ली का पहला शहर हुआ करता था। इसलिए दिल्ली का जो सबसे पहला शहर था उसको लाल कोट शहर माना जाता है। हालांकि ये भी एक मान्यता है जो कि इतिहास में अंकित है। दोस्तों, चाहे ईरानियन रहे हो, पर्शियन रहे हो, मंगोल हो, राजपूत, मुगल या फिर मराठा, सभी ने दिल्ली पर राज करने की ख्वाहिश रखी। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि दिल्ली पर लगभग 11 से ज़्यादा राजवंशों के 50 से ज़्यादा शासकों ने शासन किया। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो अपने आप को दिल्ली की सत्ता पर ज़्यादा समय तक नहीं टिका पाए। अगर हम सिर्फ राजपूतों की बात करें तो राजपूतों ने लगभग 600 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा तक दिल्ली पर शासन किया। सबसे पहले हम चलते हैं 8वीं सेंचुरी में। 8वीं सेंचुरी में जब दिल्ली पर तोमर राजवंश का शासन हुआ करता था। तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल एक काफ़ी मजबूत शासक थे और उन्होंने साउथ दिल्ली का लालकोट किला भी बनवाया था। 736 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। राजा अनंगपाल का नाम अगर आप देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, कुतुब मीनार के आयरन पिलर पर भी राजा अनंगपाल का नाम पाया गया है। इससे साबित होता है कि राजा अनंगपाल काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी मजबूत शासक रहे हैं। तोमर राजवंश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तोमर राजवंश के आखिरी राजा की मृत्यु के बाद अजमेर पर राज कर रहे चौहानों के पास दिल्ली का शासन चला गया। चौहान वंश के जो सबसे बहादुर और सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा उल्लेख जिनका इतिहास में मिलता है वो है पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान एक दूरदर्शी शासक थे और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दिल्ली के बाहर कोई खतरा बैठा है जो दिल्ली की सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठा है। इसलिए उन्होंने राजपूतों के अलग अलग राजा जो बटे हुए थे उनको एक संगठन के नीचे इकट्ठे किया ताकि बाहर से आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। पृथ्वीराज चौहान का अंदाजा बिल्कुल सही निकला और सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने मोहम्मद गौरी और उसकी सेना नहीं टिक पाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने एक बहुत बड़ी गलती की और वो गलती थी मोहम्मद गौरी को जिंदा वापस जाने देना, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। राजपूत जीत से ज़्यादा अपने मूल्यों को महत्व देते थे। उनका मानना था कि निहत्थे लोगों पर वार नहीं करना चाहिए, चाहे जंग में जीत मिले या ना मिले, और उनको बंदी भी नहीं बनाना चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसके अपोजिट मोहम्मद गौरी सिर्फ जीत में भरोसा करता था। उसका मानना था कि सिर्फ जीत मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इसका नतीजा ये हुआ 1192 में पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी ने फिर से दिल्ली पर हमला किया और इस बार वो पूरी तरह से कामयाब रहा। काफ़ी सारे राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ मोहम्मद गौरी ने इस जंग को जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही चौहान राजवंश का दिल्ली से खात्मा हो गया। मोहम्मद गौरी ज़्यादा समय तक दिल्ली में नहीं रहा और उसने अपने एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप दी। इसी के साथ दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन शुरू हो गया। इसी दौरान रजिया सुल्तान भी 4 साल तक दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान एक इकलौती महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली की कुतुब मीनार गुलाम राजवंश की ही देन है, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली में उधर गुलाम राजवंश का शासन था और उधर एक नया खतरा दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और ये खतरा था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक बहुत ही बड़े मंगोल साम्राज्य का सपना देख रहा था। वो चाहता था कि मंगोल साम्राज्य को भारत तक फैलाया जाए। मंगोल साम्राज्य को भारत में फैलाने की ख्वाहिश लेकर चंगेज़ खान भारत की तरफ बढ़ा, लेकिन गुलाम वंश के जो शासक थे काफ़ी हद तक उसे रोकने में कामयाब रहे। गुलाम वंश के एक शासक इल्तुतमिश के मरने के बाद गुलाम वंश का लगभग खात्मा हो गया और वो लोगों से ज़्यादा समय तक नहीं चला पाए। इसके बाद सत्ता जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आई, जिनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी बड़े भूभाग पर अपना प्रभुत्व जमाया, जिनमें गुजरात, मेवात, जालोर, वारंगल आदि शामिल थे। खाने पीने की चीज़ों को उसने काफ़ी हद तक सस्ता कर दिया ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। और मंगोलों को रोकने में भी उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब तक वो शासक रहा मंगोलों को रोके रखा। उसके बाद तुगलक वंश के स्थापना हुई दिल्ली में और तुगलक वंश के शासकों के पास दिल्ली का शासन चला गया, जो कि मंगोलों को नहीं रोक पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मंगोल कमांडर तैमूर लंग पंजाब तक आ पहुंचा। वहाँ पर सिखों ने तैमूर लंग का जोरदार मुकाबला किया, लेकिन तैमूर लंग की सेना के सामने वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और उनको हार का सामना करना पड़ा। तुगलक वंश का सुल्तान कायर निकला और दिल्ली छोड़कर गुजरात भाग गया। तैमूर लंग के दिल्ली पर हमला करने के बाद क्या हुआ ये बताएंगे आपको अगली वीडियो में, और भी ढेर सारी जानकारी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।